जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम लोग जो है संविधान पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भाग 2। ठीक है, पिछले के क्लास में जो है हम लोग जो है राज्य पुनर्गठन आयोग और उससे द्वारा निर्मित अधिनियम जो है हम लोग जो है पढ़ चुके हैं और राज्यों का कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ है वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो अब जो है आज जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? भाग 2। ठीक है, नागरिकता, सिटीजनशिप। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता जो है हम लोग कहाँ से अपनाए हैं? तो नागरिकता जो है हम लोग जो है ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है हम आपको बता चुके हैं जब संविधान के स्रोत बता रहे थे कि क्या कौन से देश से क्या चीज जो है भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है, तब जो है हम आपको पढ़ाए थे। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है और हमारी जो नागरिकता जो है एकहरी नागरिकता है। कैसी है? हमारा संविधान जो है हमको एकल नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, और यह जो है भाग 2 जो है नागरिकता का प्रावधान जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में जो है हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको जो है आज 5 से और 11 अनुच्छेद तक देखना है। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता का जो टॉपिक है यह जो है इसमें जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। ठीक है, एक तो नागरिकता क्या होता है, यह कैसे मिलता है, यह कैसे समाप्त हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और एनआरआई क्या होता है, ठीक है, पीआईओ क्या होता है, ओसीआई कार्ड क्या होता है, तो सब पे जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं कि नागरिकता है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकता समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक सामान्य चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जिससे आप लोग का क्या है कि समझ में आसानी से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं कि भारत के निवासी कौन कौन लोग हैं। ठीक है, भारत के निवासी। ठीक है, यहाँ से जो है सभी जो क्षेत्र जो है आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नागरिकता क्या होता है, ठीक है, विदेशी व्यक्ति किसको कहते हैं, ठीक है, व्यक्ति क्या होता है, अवैध प्रवासी किसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है हम लोग यहाँ से क्लियर कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं भारत के निवासी कौन कौन से लोग हैं। ठीक है, तो एक तो कौन होंगे? एक तो भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, पहले तो भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, हम इसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, नागरिक क्या होता है। दूसरा जो है विदेशी लोग हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा जो है शरणार्थी हो जाएंगे, शरणार्थी रिफ्यूजी हो जाएंगे। चौथा जो है अवैध प्रवासी हो जाएंगे, अवैध प्रवासी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय नागरिक हो जाएंगे, ये विदेशी लोग हो जाएंगे, एक जो है शरणार्थी हो जाएंगे। ठीक है, और एक अवैध प्रवासी। ठीक है, तो 4 तरह के लोग जो है भारत में निवास करते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में हम लोग जो है इन्हीं 4 आधार पे जो है व्यक्तियों को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अब बात करते हैं कि भारतीय नागरिक क्या होता है। ठीक है, अगर किसी को जो है नागरिकता मिल जाता है तो उसको जो है क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, तो नागरिक से तात्पर्य यह है कि यह उन व्यक्तियों के लिए है, ठीक है, जो अगर भारतीय नागरिक हैं तो उनको जो है संविधान में दिए गए, ठीक है, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट, ठीक है, दोनों को उनको क्या है प्राप्त हो जाता है। क्या क्या मिल जाता है? अगर कोई व्यक्ति जो है भारतीय नागरिक बन जाता है या भारतीय नागरिक है तो उसको जो है एक तो सिविल राइट, ठीक है, और दूसरा जो है पॉलिटिकल राइट जो है यह क्या होता है, यह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है तो उसको जो है कि राष्ट्र के प्रति जो है
भावात्मक निष्ठा रखना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्र के प्रति क्या होगा, उसकी निष्ठा दिखानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ जो है उसको जो है कुछ कर्तव्यों का पालन भी करना होगा, ठीक है। तब जो है उसको जो है भारतीय नागरिक समझा जाएगा, ठीक है। तो भारतीय नागरिक अगर आप हैं तो आपको है कि संविधान में जो प्रावधान है, जैसे आपको क्या है कि मूल अधिकार जो है उसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है वो आपको मिलता है, ठीक है दोस्तों। और जो है भारत में जो है आपको जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है, सार्वजनिक पदों पर आसीन होने का आपको मौका मिलता है, जैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं, उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। तो ये सब जो है कुछ जो है आपको लाभ दिया जाता है, ठीक है। साथ ही जो है सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो चलाई जा रही है उसमें जो है आपको क्या होता है, उससे भी आपको लाभ मिलता है, ठीक है। जैसे वर्तमान में योजनाएं जो चल रही हैं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना हो गया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, भारतीय नागरिक को ही मिलता है, ठीक है। और भारतीय नागरिक जो है यह तो सरकार के पास इसका पूरा डाटा है, भाई जनगणना के माध्यम से है, आपके पास आधार कार्ड है उसके माध्यम से, ये तो सरकार के पास आपका पूरा डाटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम लोग नागरिक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो भारतीय नागरिक होगा उसको जो है सिविल राइट और पॉलिटिकल राइट जो है जो संविधान में दिए गए हैं वह प्राप्त होते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं। यह जो विदेशी लोग होते हैं, ये तो आपको पता है कि ये भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन भारत में रह रहे हैं, तो यह वीजा अप्लाई करके जो है यह भारत में आते हैं, तो इसका भी रिकॉर्ड जो होता है वह जो है गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। रिफ्यूजी कौन होते हैं, शरणार्थी जो होते हैं, रिफ्यूजी होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो भारत सरकार से संरक्षण मांगते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि दलाई लामा के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो दलाई लामा जो है तिब्बत में थे, जब चाइना का तिब्बत में अधिकार हुआ तो दलाई लामा जो है अपने जो है समर्थकों के साथ भारत में चले आए और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आकर उन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया कि मुझे यहाँ पे शरणार्थी का दर्जा दिया जाए। तो भारत सरकार ने उनको क्या है, शरणार्थी का दर्जा दे दिया, ठीक है। तो शरणार्थी में तो हम लोग ये देख सकते हैं दलाई लामा को, ठीक है, दलाई लामा को देख सकते हैं। एक आपको रोहिंग्या याद होगा जो बड़ा हॉट चर्चा में भी रहता है, हमेशा जब चुनाव आता है तो रोहिंग्या की चर्चा होने लगती है। तो यह क्या है कि बांग्लादेश के हैं रोहिंग्या, ठीक है। तो यह जो है बांग्लादेश से भारत में आ गए और भारत सरकार से निवेदन करके क्या है भारत में ये शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए शरणार्थी रिफ्यूजी, तो इनका भी डाटा जो होता है वो भारत सरकार के पास होता है, ठीक है। तो शरणार्थी का भी डाटा जो है वो भारत सरकार के पास होता है, ठीक है दोस्तों। यह जो है अवैध प्रवासी हो गए, ठीक है। तो अवैध प्रवासी जो हो गए ये कौन होते हैं, ये होते हैं इलीगल रूप से होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं। तो इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं तो वे क्या है कि अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर गए, ठीक है। इनका जो है डाटा जो है भारत सरकार के पास नहीं है। मान लीजिए फर्जी तरीके से आ गए हों, समुद्र के रास्ते से आ गए हों, ठीक है, इनके पास जो है फर्जी दस्तावेज बना के चले आए हों, ठीक है। तो ये क्या है, इनको अवैध प्रवासी कहते हैं और यह जो है भारत सरकार के पास इनका कोई डाटा नहीं रहता है। तो अभी जो देख रहे हैं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है तो वहाँ पे SIR कराया गया था। तो SIR जो है यही कराने का मूल रीजन तो यही था कि पता चले कि कौन कौन से जो है बाहरी हैं, कौन जो है भारतीय नागरिक हैं। तो भारतीय नागरिक होंगे तभी तो आपको वोट देने का अधिकार है। अगर फर्जी तरीके से आप क्या है कि बांग्लादेशी हैं, ठीक है, आप आ गए हैं, पाकिस्तान से आ गए, बांग्लादेश से आ गए, चुपके चुपके आप यहाँ पे म्यांमार से आ गए हैं, रह रहे हैं और आप क्या है कि फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना लिया है, वोटर ID कार्ड बना लिया है, तो आपको तो क्या है वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो इसीलिए जो है SIR हो रहा था कि इसमें से जांचा जाए कि कौन जो है फर्जी तरीके से भारत में रह रहा है और फर्जी तरीके से जो है दस्तावेज बनाकर जो है यह अधिकार प्राप्त किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए जो है SIR चल रहा था, ठीक है दोस्तों। तो यही जो है अवैध प्रवासी होते हैं, इनका डाटा जो है भारत सरकार के पास नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि नागरिक क्या होते हैं, किसको कहते हैं, ठीक है। तो
अधिकार तो विदेशी लोग भी हैं। विदेशी लोग में क्या कहते हैं कि भारत में रह सकते हैं, घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, रोजगार कर सकते हैं, ठीक है, और इनको जो है कुछ अधिकार भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो है जो भारतीय नागरिक को जो अधिकार मिलते हैं वो इनको अधिकार नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि नागरिक किसको कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं नागरिकता। नागरिकता किसको कहेंगे? तो नागरिकता की बात करेंगे तो नागरिकता हो गया कि कोई व्यक्ति और उससे संबंधित देश के बीच का जो संबंध है उसी को नागरिकता कहते हैं। मान लीजिए हम व्यक्ति हैं और हम भारत में निवास कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमारा और भारत के बीच में जो संबंध है वही नागरिकता में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसी को नागरिकता कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया नागरिकता, ठीक है। अब जो है आप लोग इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और नागरिकता जो होता है यह जो है संघ सूची का विषय होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें संशोधन करने का प्रावधान जो है वो संसद के पास है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग अब विस्तार से एक एक आर्टिकल जो है पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब पहले आपको पता था कि पहले भारत में जो है एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि भारत जो है भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। ये नहीं कि हम मान लीजिए कि अगर यूपी से हैं या बिहार से हैं, ठीक है, तो हमको बिहार राज्य का भी नागरिकता हमारे पास है और भारत का भी नागरिकता है, ठीक है। वैसा नहीं है, एक ही नागरिकता यहाँ पे मिलता है, ठीक है। यह प्रावधान जो था एक एक्सेप्शनल अपवाद था जम्मू कश्मीर, जहाँ पे दोहरी नागरिकता हुआ करती थी, एक तो जम्मू कश्मीर की और दूसरा भारत की। लेकिन जो है आपको पता है कि 2019 के बाद से यह भी जो है झमेला जो थे, इसको झमेला ही हम लोग कहते थे, कि अभी जो है खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है पूरे देश में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिकल 5 हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 5 क्या कहता है, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 5, ठीक है। तो अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता, ठीक है, यह किसको किसको दिया जाएगा, तो उसके लिए कुछ शर्तें बताया गया, ठीक है। तो आपको तो पहले पता ही होगा कि संविधान लागू कब हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है दोस्तों। यहाँ लागू या प्रारंभ कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ शर्तें बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय जो है किसको किसको भारतीय नागरिक माना जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला शर्त ये है कि जन्म के आधार पे, मान लीजिए कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हो तो उसको जो है भारत का नागरिक माना जाएगा जन्म के आधार पर, या ठीक है उसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। और तीसरा जो है संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, ठीक है। तो यह जो है 3 शर्तें दिया गया है, ठीक है, कि संविधान लागू होने के समय जो है किसको किसको भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। तो पहला शर्त क्या कहता है, पहला शर्त कहता है कि जन्म के आधार पर, मान लीजिए जिसका जन्म जो है भारत में हुआ है तो वह जो है भारत का नागरिक होगा, या जिसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो वो भी भारत का नागरिक होगा, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से
जो भारत में रह रहा हो वो अभी भारत का नागरिक होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 का। तो 5 वर्ष पहले का मतलब क्या है कि 1945 से, ठीक है, अगर कोई जो है 5 वर्ष पहले का मतलब तो यही हुआ ना 1950, ठीक है, कि 1945 से अगर कोई व्यक्ति जो है भारत में रह रहा हो तो संविधान लागू होने के समय से वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 5 जो है यह बताता है। ठीक है, तो आई होप कि आर्टिकल 5 जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है हम आर्टिकल 6 पे चलते हैं। आर्टिकल 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6, ठीक है, अनुच्छेद 6 कहता है कि मुसाफिर आने वाले, मतलब क्या है कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आ गए हैं उनको नागरिकता देने के संबंधित यह प्रावधान करता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या शर्त है। पाकिस्तान से भारत आने वाले की नागरिकता संबंधी प्रावधान इसमें बताया गया है। ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत आ गए हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है एक रेट दिया गया है परमिट का नियम। ठीक है, परमिट का नियम दिया गया है। क्या दिया गया है? यह 19 जुलाई 1948 का एक जो है परमिट का नियम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या शर्त बताया गया है आइए हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको समझा देता हूं। एक तो शर्त यह है कि 19 जुलाई मतलब यही परमिट नियम 1939 तक पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों, ठीक है, भारत के नागरिक होंगे। आने वाले व्यक्ति नहीं, आने वाले लोग या व्यक्ति कह लेते हैं, व्यक्ति जो है भारत के नागरिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहा गया है कि 19 जुलाई 1948 तक जो है कोई व्यक्ति जो है अगर पाकिस्तान से भारत आ गया है तो उसको जो है हम लोग भारत का नागरिक समझेंगे। ठीक है, भारत का नागरिकता उसको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या प्रावधान कहता है? दूसरा कहता है कि 19 जुलाई मतलब परमिट नियम के बाद 19 जुलाई 1939 के बाद आने वाले व्यक्ति जो है क्या करते हैं? रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के माध्यम से, पंजीकरण की विधि द्वारा जो है 6 महीना निवास कर 6 माह निवास कर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति जो है पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, तो उनको जो है कौन कौन से शर्त के आधार पे जो है उनको जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो पहला शर्त ये कहता है कि एक परमिट का नियम है, ठीक है, 19 जुलाई 1939 तक, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गया हो तो वह क्या है? भारत का नागरिक होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा शर्त ये कहता है कि अगर वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो, ठीक है, पहले आया हो या उस दिन तक आया हो तो वह तो नागरिक माना जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आया हो तो वह पंजीकरण की विधि के माध्यम से, किसके द्वारा? पंजीकरण विधि के द्वारा जो है भारत में 6 माह तक निवास करके
क्या है, नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 6 में जो है यह 2 शर्त दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आर्टिकल 6 जो है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, यह परमिट का नियम इसलिए लगाया गया था दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है 2 राष्ट्र बने थे, और लोग क्या है कि उस समय कोई पाकिस्तान जा रहा था, उधर से कुछ लोग हिंदुस्तान आ रहे थे, तो क्या हो गया कि मतलब बड़ी जनसंख्या जो है पलायन कर रही है, कोई हिंदुस्तान जा रहा है, कोई पाकिस्तान आ रहा है, तो एक क्या अव्यवस्था फैल गई। तो उसको जो है कम करने के लिए जो है यह परमिट का नियम लेके आया गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे हम आर्टिकल 7 देख लेते हैं। आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 जो है अनुच्छेद 7 कहता है, वो तो आर्टिकल 6 कहता है मुसाफिर आने वाले, और आर्टिकल 7 कहता है मुसाफिर जाने वाले, मतलब भारत से पाकिस्तान जो गए हैं। ठीक है, एक इसमें भी एक डेट आप लोग याद रखेंगे, 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान जाने वाले और पुनः 19 जुलाई 1948 तक भारत आने वाले लोग भारत के नागरिक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पे क्या है विशेष ध्यान रखना है कि जो इसमें क्या बता रहा है कि 1 मार्च 1947 से पहले भारत से पाकिस्तान जाने वाले, कहां से, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, और पुनः 19 जुलाई 1948 तक भारत आने वाले लोग जो है भारत के नागरिक होंगे। ठीक है, तो पहला तो ये कहता है। ठीक है, इसमें भी एक और बिंदु इसमें बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि 19 जुलाई, एक तो ये बिंदु है, दूसरा बिंदु ये कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अब अंतर आप लोग समझिए। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि 1 मार्च 1947 से पहले बोल रहा है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि 1 मार्च 1947 के बाद। आप लोग पता है कि जब देश विभाजन की बात होने लगा, ठीक है, तो जो लोग पाकिस्तान में प्लान करने लगे, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आने लगे। ठीक है, जिसको जहां रहना था, ये था ना कि भाई जिसको जो पसंद हो कंट्री वो वहां रह सकता है। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ से प्लान करने लगे, कुछ लोग वहां से आने लगे, इसलिए यह डेट यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, तो 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई व्यक्ति जो है भारत से पाकिस्तान जाता है तो भारत का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो भारत का नागरिकता जो है पंजीकरण के माध्यम से ले सकता है। इसमें भी वही है कि आप क्या है कि भारत आएंगे और 6 महीना तक भारत में निवास करने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 7 जो है और आर्टिकल 6 में आप लोग जो है अंतर समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आर्टिकल 8 देखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 8 देखते हैं कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कहता है कि विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता संबंधित यह प्रावधान करता है। ठीक है, तो यह क्या बताता है कि जैसे जैसे भारत में जब अंग्रेज आए तो बहुत सारे लोग जो है भारत से पलायन कर गए। ठीक है, अलग अलग कंट्री में रहने लगे। कुछ लोग जो है वो व्यापार करने के लिए, रोजगार के लिए चले गए। कुछ लोग जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है अलग अलग कंट्री में जाके
वहां पे अपना संगठन बना के भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रयास करने लगे। ठीक है, तो वहां पे है कि वह व्यक्ति जो चले गए हैं, अगर उनके जो है नाती पोता जो है अगर भारत का नागरिकता लेना चाहे तो वो उनको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसमें जो है यह प्रावधान किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 8 कहता है विदेश में रहने वाले लोग नहीं, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता देने संबंधी प्रावधान। ठीक है, वह जो है आर्टिकल 8 में बताया गया। ठीक है, कैसे मिलेगा, इसमें क्या शर्त है, इसमें जो शर्त देख लेते हैं। तो इसमें है कि ऐसे भारतीय मूल के लोग, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऐसे भारतीय मूल के लोग जिनके माता या पिता या दादा दादी जो हैं भारत के नागरिक हो और वह किसी अन्य देश में रहे हो। ठीक है, तो उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, तो उनके लिए जो है एक तो कहता है आवेदन करके और दूसरा जो है पंजीकरण के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, पंजीकरण द्वारा। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है अमेरिका में रह रहा हो, ठीक है, दुबई रह रहा हो, ऑस्ट्रेलिया रह रहा हो, तो वहां पे क्या करेगा कि वो वहां के जो एमएससी होगा भारत सरकार का, उसमें जो जाकर अप्लाई द्वारा जो है वो अप्लाई कर सकता है भारत की नागरिकता लेने के लिए। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके माता पिता या दादा दादी में से कोई जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो है आर्टिकल 8 प्रावधान करता है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मतलब इसका मतलब है कि विदेशी लोग भी जो हैं वो जो है भारत का नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके लिए जो आधार है क्या है, आवेदन या रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो आवेदन करके यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है हम लोग जब भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो है नागरिकता अर्जन करने के 5 तरीके बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो है हम लोग इस बारे में जो है बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम अब आर्टिकल 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9। ठीक है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 कहता है त्याग करना। ठीक है, नागरिकता का त्याग बताता है। ठीक है, तो यदि कोई भारतीय नागरिक जो है, इसमें कहता है कि कोई भारतीय नागरिक जो है स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिकता स्वीकार कर ले या ग्रहण कर ले। ठीक है, तो भारत की नागरिकता जो है स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या कहता है कि मान लीजिए कि हम गए ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, वहां जॉब कर रहे हैं। ठीक है, हमको वहां का कल्चर जो है पसंद आ गया, हम वहां की नागरिकता ग्रहण करेंगे
उसी तत्काल उसी समय से जो है हमारी जो है भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यह अनुच्छेद 9 में यह बताया गया है। ठीक है, अब अनुच्छेद 10 देखते हैं। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है कि किसी भी नवीन विधि के अंतर्गत भारतीय नागरिकता को क्या है, संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है कि नवीन विधि का मतलब क्या है कि संसद ही नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है बना सकती है। ठीक है, तो संसद ऐसी कोई विधि ना बनाए जो भारतीय, जैसे क्या है कि संविधान प्रारंभ होने या लागू होने के समय जो व्यक्ति भारत के नागरिक हैं उनकी जो है नागरिकता को क्या कर ले, समाप्त कर ले। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, संरक्षण दिया गया है। ठीक है, नवीन विधि से जो है संरक्षण के, लेकिन कुछ इसके अपवाद भी हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे अभी पाकिस्तान और भारत का जो अभी युद्ध हम लोग देख रहे थे, ठीक है, तो उसमें क्या था कि अगर मान लीजिए जो लोग, तरह तरह का न्यूज भी आया ना कि कुछ लोग जो है पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, तो भाई ऐसे लोगों को क्या है, नागरिकता उसका तो छीन ही लिया जाएगा ना, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा जो वर्तमान में चल भी रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या है, नागरिकता छीनने का प्रावधान भी जो है संसद कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। ठीक है, अब आर्टिकल 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 जो है यह कहता है संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। ठीक है, तो ये कहता है कि नागरिकता अधिकारों का नियमन जो है क्या करती है, संसद जो है कानून बनाकर कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो संसद द्वारा जो है समय समय पे जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान का बनाया गया है, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि इसको जो है कल हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा बता दूं कि संसद द्वारा जो है, और संसद को जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान पे क्या है, अत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। ठीक है, उसमें जो है वो जिसको चाहे नागरिकता दे सकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जैसे पेड़, पहाड़, पर्वत, अगर इसको भी नागरिकता देना हो तो वो जो है संसद दे सकती है। ठीक है, उसको भी भारतीय नागरिक बना सकती है। ठीक है, तो अत्यंतिक पावर जो है संसद के पास है, और संसद जो है इसको जो है साधारण बहुमत के माध्यम से इसमें एक संशोधन करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, कौन सा, साधारण बहुमत के माध्यम से होता है। तो संसद जो है आर्टिकल या अनुच्छेद 11 का प्रयोग कर जो है CAA, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम या भारतीय नागरिकता अधिनियम कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो है 1955, ठीक है, इसको जो है पारित करके जो है नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के लिए जो है नियम बनाई। ठीक है, तो यह जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955
के माध्यम से जो है कि किसको जो है भारत का नागरिकता मिल सकता है, किसको जो है भारत की नागरिकता जो है किसकी समाप्त की जा सकती है, इसके लिए जो है नियम जो है पहली बार जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, और अभी तक जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में जो है अभी तक जो है 6 बार संशोधन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा, जैसे CAA जो अभी 2019 में हुआ था, उसको जो हम लोग विस्तृत उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कब कब संशोधन हुआ था इसमें जो है अभी तक 6 बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, तो एक तो 1986, 1993, 1986, 1992, 2000, 2003, 2005, 2003, 2005, 2015 एंड 2019 जो लेटेस्ट CAA जो आया था। ठीक है, तो इस पे जो है अभी तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब कल की क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो अब तक के लिए यहाँ पे हम लोग इसी क्लास को विराम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको जो है शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है दोस्तों।